नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका की नाम है विलियन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके लिए 4 एग्जाम्पल होता है। कौन कौन सा सर? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पे तो हमें क्वथनांक का उन्नयन दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। आप लगा सकते हो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा है जो अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे उदाहरण जो नहीं है वो आपको बताना है। तो हमने तो सर 4 पढ़ा है ना। देखो, हिमांक का अवनमन भी पढ़ा है, क्वथनांक का उन्नयन भी पढ़ा है, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी पढ़ा है, और परासरणी दाब होता तो वो भी लगाते। लेकिन जो नहीं है ना, वो है प्रकाशीय सक्रियता, जिसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये उदाहरण नहीं का है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, इस चैप्टर से हम लोग मात्र 40 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और उसी से एग्जाम में आ जाएगा। देखो, समपराशरी विलयन डॉट 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 के बराबर होते हैं। समपराशरी विलयन बच्चों मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे। सारे चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा या फिर सब्जेक्टिव बनेगा, सब कुछ हम करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, क्लास को तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, देखो, विलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे क्या कहते हैं। साथ ही हमने क्या बताया था, अगर मानो चीनी और पानी का घोल है, अगर उसमें पानी ज्यादा है तो वो हमारा विलायक हो जाएगा, और चीनी कम है, जो घुल गया उसे हम लोग विलय बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो घुलाता है और जो घुलता है, घुलाने वाला हो गया हमारा विलायक, और जो घुल रहा है वो हमारा विलय हो गया। इतना तो याद रख सकते हो। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या साथी इतना चीज क्लियर है आपको? एक बार बताते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, किसी भी विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? एक बार बता दो जल्दी जल्दी से सबको। तो ये तो भाई पता होना चाहिए कि सर इतना तो हम आसान सा है निकाल लेंगे। पहले आपको क्या निकालना होता है? पहले आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना होता है, जो कि हमारा क्या होता है? n बटा में n प्लस n होता है। आपको पता है ना साथी? ये तो बिल्कुल सर पता है। अब हमारा विलायक का भी निकालना पड़ेगा मोल प्रभाज। तो वो कितना होता है सर? ये बड़ा n और छोटा n प्लस क्या होगा? ये वाला n हो जाएगा। और ये बराबर में अगर लघुत्तम से निकालते हो मेरे भाई तो क्या निकलेगा? n प्लस में n निकलेगा। और ये भी अगर निकालते हो तो n प्लस में n निकलेगा। ये तो लगता है सर ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो बचा कौन सा सर? 1 बचा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो सारे साथी याद रखना, अगर विलय का मोल प्रभाज पूछे ये लगाना, विलायक का पूछे ये लगाना, दोनों को ऐड करोगे 1 हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? यहाँ पे जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है वो मोललता होता है। और मोललता क्या होता है सर? प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? मोललता कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सर मोल बटा में केजी हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार जल्दी जल्दी से। 7 नंबर सवाल देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते, क्या निकल पाते सर? विलायक के अणु निकल पाते हैं, विलायक के कण निकल पाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग। तो ये 30 एटीएम होता है सर। 30 एटीएम यानी कि
30 एटमॉस्फेयर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे समुद्र जल को किस विधि से लवणहीन करते तो क्या लगाओगे सर? ये हम लोग करते हैं किसके द्वारा? आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये होता है उल्टा परासरण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एक बार बोलते चलो हमारे साथ। समुद्र जल को लवणहीन जो है उल्टा परासरण के द्वारा किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के मेथड से होता है बच्चों। चलो 9 नंबर सवाल है CaNO3 और इसमें हॉल 2 लगा। इसका वांट ऑफ गुणांक हमसे पूछा गया, कितना होता है? इसमें 2 है और 1, यानी कि Ca हमारा 1 है और प्लस में ये NO3 2 है, तो 2 बराबर में इसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा सर? 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 9 नंबर सवाल का जवाब अगर आप सी लगा रहे हो साथी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घबराना नहीं है, बस आंसर को लगाते चलना। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बता दो। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है? जल्दी जल्दी से आप हमें बताओगे क्या? क्योंकि भाई बहुत बार हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो आपको बताना पड़ेगा। बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। हमने क्या बताया था? जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बता दो। और एक बार, अब की बार जो पूछा गया था, जो आदर्श विलयन से क्या होता है? विचलन प्रदर्शित करता है, वो क्या होता है भाई? वो अनादर्श विलयन होता है और अनादर्श विलयन को ही हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है? वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एकदम आते रहता है एग्जाम में, तो बता दो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन होगा। और ये अब की बार का क्वेश्चन है, बता दो कौन सा हो जाएगा सर? आपने ही तो बताया था ना, परासरण दाब होता है, वाष्प दाब का। अब ये हमारा अवनमन हो गया। कौन सा होता है? ये हमारा क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, यही सब होता है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? शुद्ध जल का पूछा है सर, बड़ा आसान है, 7 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? जो नहीं होगा वो कौन सा होगा सर? वाष्प दाब हो जाएगा। जो नहीं है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारे साथ इतना बोलो कि एकदम क्लास में याद हो जाए। बोलना बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ना जरूरी होता है ना, इसीलिए देखने से काम नहीं चलेगा, मुंह से आवाज भी निकाला करो। कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है? ये भी प्रश्न हमने आपको करा चुका है, तो बताओ क्या होगा। हमने क्या बताया था बच्चों कि ताप परिवर्तन से विलायक का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए विलयन की मोललता पर ये ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ पे क्या है? मोललता है ना बच्चों, ताप स्वतंत्र है, मोललता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं सर? बताओ ना, जल्दी से बताओ। ये बराबर होते हैं परासरणी दाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अच्छा, परासरणी दाब को किसके द्वारा सूचित करते हैं? बड़ा वाला पाई जानते हो ना, ऐसे वाला पाई बच्चा पार्टी, तो आपको याद रखना है पाई है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 17 नंबर सवाल है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। भाई कोई भी विचलन प्रदर्शित करो, आखिरकार विचलन ही प्रदर्शित करोगे ना, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये तो आप ही बता दो सर। इसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर से ये गलती हो गया कि सर इसे हम लोग वास्तविक विलयन भी कहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ये देना था ऑप्शन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग अनादर्श विलयन को ही लगाएंगे, तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हो साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का ये परासरणी दाब असामान्य होता है? बताओ 18 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप लोग? क्या होता है सर?
ये होता है साधारण लवण का, जिसका कि सूत्र क्या होता है, NaCl हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। यहाँ पे सर उच्चतम की बात हो रही है, बताएंगे सारे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। वो हो जाएगा 1% CaCl2 का राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ओके, अगर हमारा K2SO4 आए वो हिमांक के आवर्मण के लिए, तो वो हमारा K2SO4 होता है, जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। ओके, चलो जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि अगर हम NaCl की बात करें बच्चा पार्टी, Na और Cl है, तो इसमें कितना होगा सर, इसमें तो आई का मान 2 होगा। इसमें क्या होगा सर, आई का मान तो 2 होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। और ये तो ऐसे ही नहीं होता, ग्लूकोज सुक्रोज ये सब नहीं होने वाला है। और ये हमारा इसमें आई का वैल्यू कितना होता सर, डी वाला में आई का वैल्यू 3 होता है, इसलिए उच्चतम जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, वाष्प दाब ज्ञात करने की सबसे सरल विधि बैरोमेट्रिक विधि है। वाष्प दाब को ज्ञात करने की सबसे सरल विधि बच्चों बैरोमेट्रिक विधि है। 20 नंबर सवाल का जवाब आप बी को लगाओ। चलो 21 नंबर सवाल है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण जो है वो है हिमांक का अवनमन। साथ ही अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े हो तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आप गलत कर रहे होगे, क्योंकि अगर पढ़े हो एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ लिए हो ना, यहाँ पे आके तैयारी को एक बार जांच सकते हो। कभी भी मन करे एकदम निकाल लिए देख लिए, ऐसा नहीं है कि टाइम खराब करे रील्स देखने में स्क्रॉल करने में, तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता है आपका। देखो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, किसका बच्चों हमने क्या बताया, ये आई वाला वैल्यू बताया ना, K2SO4 का क्या होगा, अधिकतम होगा। 22 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं साथी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो 1 kg वाला बात हुआ, तो सर कहीं ना कहीं ये लगता है मोललता से संबंधित है, जैसे हम लिखते हैं ना मोल प्रति केजी, तो यानी कि ये केजी वाला बात सर मोललता में होता है ना। ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, विलय का मोल की संख्या अब बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में जो होता है भाई, वही वाला बात है। इसे हम लोग छोटी एम के द्वारा दर्शाते हैं, और ये बड़ा एम वाला क्या होता है, एन बटा में भी, ये मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है। ये तो हमसे नहीं पूछा सर, हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, परासरणी दाब बढ़ता है कब, कब बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, तो वो जरूर ले लेना। क्या क्या मिलेगा सर उसमें आपको, उसमें मिलेगा वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। और साथ में आपको हिंदी का बिल्कुल फ्री मिल जाता है, जिससे कि 2025 के बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। तो साथ ही अब आपकी बारी है, आप भी बहुत अच्छे ला सकते हो। इसका चार्ज मात्र 299 रखा गया है, जिसमें कि आपको ये 90% की गारंटी हम ले लेते हैं मेरे भाई। ओके, अब यहां से अगर ले सकते हो तो आप कॉल कर लीजिएगा 707082 1685 नंबर पे, और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और इसको भाई पढ़ना है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। एक बार देख सकते हो तो इस नंबर पे आप एक बार मैसेज करना, हम आपको इसका डेमो भी कुछ भेज देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ओके, फिर लेना भाई, ऐसे नहीं है, पहले आप हमसे बात करना कि क्या सर ये पूरा का पूरा जो आप दीजिएगा वो क्या एग्जाम में आ जाएगा, तो वो सब हम सब कुछ बता देंगे। तो इस नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। अगर साथ ही आप हम पे भरोसा किए हो तो फिर ये भरोसा भाई एग्जाम तक नहीं टूटेगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, प्रॉमिस है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। राउल्ट भैया का नियम क्या है बच्चों, बताओ तो जल्दी से एक बार, राउल्ट का नियम क्या होता है, बता दोगे क्या। बिल्कुल सर, राउल्ट का नियम जो कहता है ना, P बराबर P नोट एक्स वाला होता है ना, बात P बराबर क्या होगा, एक हमारा होता है P बराबर P नोट एक्स होता है, और दूसरा P बराबर जो होता है एक और होता है जिसका नाम है P बराबर KH होता है। ये तो होता है ना सर। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये राउल्ट का नियम है, और ये भैया हेनरी का नियम है। तो हमसे राउल्ट का पूछा तो ये वाला लगा P बराबर P नोट एक्स, ये वाला सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को आप लगा सकते हो साथी। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा है जो हेनरी का नियम है। अब यहाँ पे हेनरी का नियम पूछा तो P बराबर KH जो कि बिल्कुल सही आंसर है, आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो, ये भी प्रश्न देखो, अभी जस्ट हमने बताया ना, क्या बताया सर, मोलरता यानी कि M बराबर क्या होता है, बड़ा M बराबर N बटा में V होता है, और ये मोलरता के लिए फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये तो सबको पता होगा, ये तो भाई सबको पता होगा। 28 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन बी होगा। क्या होता है सर, विलय का मोल बटा में विलियन का आयतन होता है, यही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल, ये तो थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़ा नहीं कह सकते कि क्योंकि देख लो एक बार कैसे बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड के ये मोलर विलियन के 2 लीटर में पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे, बताओ जल्दी से। अगर बच्चा पार्टी हमसे पूछे 1 लीटर में, अगर हमसे पूछे तो कितना होता है सर, 1 लीटर में कितना दिया गया, ये KCl वाला कहाँ है भाई, KCl जो है इसमें कितना दिया गया सर, ये 2 मोल दिया गया है। कितना दिया गया, 2 मोल दिया गया, ये तो सबको पता है। तो हमारा 2 लीटर में पूछा गया ना, तो 2 लीटर लिख दो ना, 2 लीटर में कितना होगा इसमें निकाल लो ना, तो 2 गुना 2 बराबर में 4 मोल हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 में अगर 2 है तो फिर 2 में 4 ही ना होगा भाई, जोड़ घटाओ गुना वाला बात पूछे क्या, नहीं सर, ये तो आसान वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, बच्चे न्यूमेरिकल देख के घबरा जाएंगे, भाई ये कैसे बनेगा, फिर क्या होगा, क्या होगा बनेगा भाई। देखो किसी पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है, विलेयता भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, किसी पदार्थ की विलेयता किस पर निर्भर करती है, एक बार हम देखना चाहते हैं क्या सारे साथी को पता है, अगर पता है तो बताओ। सर हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था, जल्दी से पहले आप लोग ये हमें बता दो कि विलेयता कहते किसको है। तो हमने बताया था कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली या फिर घुला देने वाली किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप पर उस ठोस पदार्थ की विलेयता वो कहला जाती है बच्चों। और यही वाला बात है, विलेयता बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में द्रव्यमान और बटा में विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, गुणा में 100 कर दो, बस यही वाला बात है। ये किस पर निर्भर करेगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। तो सर ये निर्भर करती है विलय और विलायक की प्रकृति पर, विलय और विलायक की प्रकृति पर, ताप और दाब पर। तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब, इसी में हम लोग पढ़ते हैं ना, सदृश ही ये सदृश को घुलाता है, यानी कि लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला पढ़ते हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल, ये ऑब्जेक्टिव है तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते साथी, क्योंकि ये हमें सब्जेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होगी, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, ताप अगर बढ़ेगी तो बच्चों विलेयता क्या होगी, ये आपको बताना है। 31 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो ताप बढ़ने पर विलेयता सीधे रूप से बढ़ जाती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा, ये ताप बढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका 2 नंबर वाला भी काम साथ ही साथ हो रहा है कि किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, ये नियम किसका है, तो भाई मेरे ये नियम है हेनरी भैया का, यानी कि P समानुपाती क्या होता है सर, X होता है, इसी को लिखते हैं P बराबर, B बराबर क्या लिखते हैं सर, KH और X लिखते हैं, यानी कि सर ये KH जो होता है ना, ये क्या है सर, ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, आप याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं, तो वो हीलियम गैस होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। बच्चों हमने बताया था, जब ये बताया था कि समुद्री जल का जो ये परासरणी दाब होता है वो कितना होता है, 30 ATM वाला की जगह ये हमने बताया था ना साथ ही, क्या होता है इसका जो लवणहीन करते हैं वो उल्टा परासरण के द्वारा करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ क्या होगा, किसी विलयन के परासरण दाब को
निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसी भी विलयन के परासरणी दाब को बच्चों विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव है, 5 और बचा हुआ तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हेनरी स्थिरांक बच्चों क्या बताया? ये KH जो होता है ये हेनरी का स्थिरांक होता है। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या होगा सर? सीधे रूप से बढ़ेगा। तो बताओ 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? आदर्श विलियन कहेंगे। क्या आदर्श विलियन ही कहेंगे, क्योंकि पालन कर रहा है ना सर, ये हमारा आदर्श विलियन हो जाएगा। जो नहीं करे वो अनादर्श विलियन है। ओके चलो, ये रहा एक निश्चित ताप पर, यहाँ पे देखो एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलियन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, और यह नियम किसका है यह आपको बताना। 38 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार में है बच्चों। क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो सर? ये अगर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या पढ़े हो तो सर पी नोट माइनस पी एस बटा में क्या होता है? पी नोट होता है, ये पढ़ लिए। और विलयन के विलय के मोल प्रभाज कितना होता है सर? विलय का मोल प्रभाज बताओगे क्या? जल्दी से बताओ। विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो हमने बताया था कि n बटे n प्लस n होता है। अगर विलय का पूछे तो बड़ा n ऊपर दे आते हैं, और इसका जो होता है ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाला सूत्र आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये नियम जो है ये राउल्ट भैया का नियम है। 38 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? पाई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ। पाई बराबर NRT होता है। ए भाई आर कैसे लिखा गया भाई? घूम गया थोड़ा सा, एक मिनट। NRT होता है, और यही वाला बात हमें बताना था। तो बताओ कौन सा होगा? ये इसको ऐसे लिखा है P बराबर CRT, तो कोई बात नहीं, हम तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, और ये प्रश्न हमें नहीं लगता कि आप गलत कर दोगे, क्योंकि बताया ना वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट होता है सर, होता है ना। अगर विलय के मोल प्रभाज के लिए पूछे तो क्या लगाते हो साथी? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हुआ। देखो यहाँ पे लिख देते विलय का मोल प्रभाज, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बता दे रहा है। विलय का मोल प्रभाज अगर हमसे पूछे, मोल प्रभाज अगर हमसे पूछ दे साथी, तो हम क्या लगाते हैं सर? n बटे n प्लस n लगाते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हमसे ये पूछ दे कि विलायक, क्या पूछेगा? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का क्या सर? मोल प्रभाज अगर हमसे पूछता है तो हम क्या लगाते हैं? बड़ा n बटा में n प्लस n लिखते हैं। तो बच्चों इतना चीज आपको क्लियर है? एक बार बता दो सारे साथी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था जो हमने करा दिया। अब बताओ बच्चों कितना क्लास समझ में आया नहीं आया, वो आप कमेंट करके बताना। अगर आप साथी कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। इसीलिए आप लोग सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। जितने बच्चे हो एक बार क्लास को लाइक कर लेना साथी। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर।